हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों एंगस्ट्रॉम क्लासेस में। और स्पेशली मेरे साइड से बच्चों आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत ही वेलकम है बच्चों। तो जैसा कि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग देख पा रहे होंगे बच्चों कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज पिछली क्लास में खत्म कर चुके थे बच्चों। आप सभी ने ये समझा था, देखा था, है ना। और उसके बाद जो है हम लोग चीज़ों को अब मेमोराइज करके एक मैं आप लोगों के साथ एक लास्ट क्लास इस चैप्टर से रिलेटेड शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आप लोग को एक फाइनल टच मिलेगा बच्चों। अगर ये क्लास ना मैं लेता तो अपने आप में मैं जो है सेटिस्फाई नहीं हो पाता बच्चों। क्योंकि सबसे बड़ी बात है बच्चों कि अगर आप लोग बहुत कुछ जान चुके हो, बहुत कुछ पढ़ चुके हो, आप लोग इनपुट को गैदर कर चुके हो, और उस इनपुट को गैदर करने के बाद अगर आपके रिप्रेजेंटेटिव स्किल जो है वो इनहेंस ना हो पाए, आपके प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो जो है बेटर ना हो पाए, आप चीज़ों को कैसे जो है प्रेजेंट करोगे जिससे आपका आउटपुट जो है वो बेटर निकल करके आए, तो वो अगर एक तरीका आप लोग समझ ना पाओ, सीख ना पाओ, जान ना पाओ, तो ये अपने आप में थोड़ी कमतर बात होगी बच्चों, है ना। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो। मैं चैप्टर को पढ़ाता चलूँ और आपको जो है सेल्फ इवैल्यूएशन का मौका ना मिल पाए, आप लोग सेल्फ असेसमेंट ना कर पाओ खुद का, है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है बच्चों। तो इसीलिए आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, और आज का एक पूरा क्लास जो है इसी के लिए डेडिकेटेड होगा आप लोग के लिए बच्चों, कि आप लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो बेटर तरीके से सीख पाओ। इसके क्या बैकग्राउंड है, इसके क्या टेक्निक है, इसके क्या टिप्स है, इसके क्या स्किल्स हैं। तो आज मैं वही आप लोग के सामने बच्चों साझा करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग स्टैंडर्ड 8 के बच्चे हो, एनसीईआरटी को कवर कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो मेरी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बच्चों कि मैं आप लोग के लिए जो है बेटर से बेटर तरीके से है जो चीज़ों को सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ, बता पाऊँ। ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों। तो इसी क्रम में चलिए आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, आज आपका क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें आप लोग बेसिक बेसिक चीज़, अगर आप लोग को, जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है ये मेरी मतलब आप लोग से एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग सीखिए, कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जो है आपका जरूर होगा, ठीक है। और जो बच्चे नहीं भी कुछ जानते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग से बताया है आप लोग को, मैं हर बच्चे के साथ खड़ा हूँ, और आपको जीरो से लेके हीरो बनाने तक के सफ़र में आपके साथ खड़ा हूँ बच्चों। तो अगर आप ना भी कुछ जानते हो तो मेरे साथ जुड़िए, हमारे क्लासेस के साथ जुड़िए, हमारे टीम के साथ जुड़िए, और आप लोग सीखिए, समझिए कि कैसे चीज़ें वर्क करती है, ठीक है। और आप लोग एक समय के बाद आप ज़रूर हमारा धन्यवाद करोगे कि सर जो है हमने बहुत कुछ सीखा। आप जो है बिना आपकी टीम, बिना कोई फीस के, बिना कोई चीज़ के जो है हम लोग इस तरीके से आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग थैंकफुल हो गए एक टाइम में। तो फिलहाल के लिए चलिए शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं अपने सेशन को क्या क्या चीज़ें हैं। तो बच्चों, कोई भी आंसर लिखने से पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए? कोई भी उत्तर का सवाल का उत्तर देने से पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए बच्चों? सोचिए, आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई साहब उस आंसर को हम लोग कैसे बेटर तरीके से लिख सकते हैं, और जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है, अगर कोई टेस्ट है, कोई एग्ज़ाम है, तो हम लोग मैक्सिमम मार्क्स कैसे जो है अचीव कर सकते हैं। तो ये समझने वाली बात है अपने आप में।
तो इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि आंसर राइटिंग क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। तो क्वेश्चन होते हैं बच्चों मेनली आपके दो तरीके के। ठीक है, एक हो गया बच्चों आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड और दूसरा हो गया बच्चों आपका फैक्चुअल बेस्ड। तो पहला कॉन्सेप्चुअल बेस्ड मतलब बच्चों ये समझना है, कॉन्सेप्चुअल मतलब तार्किक, जिसमें आपको विचारों की जरूरत पड़े, अध्ययन करने की जरूरत पड़े, आप लोग को आउट प्रोसेस जो है इवेल्युएट करने की जरूरत पड़े, आप लोग को ये समझने की जरूरत पड़े कि भाई साहब चीज़ें कैसे प्लान होंगी, क्या क्या हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। और आत्म मंथन, सेल्फ जो है असेसमेंट आप लोग कर पाओ उस आंसर को लिखने के लिए। तो वैसे आंसर टाइप को हम लोग कंसेप्चुअल आंसर टाइप कहते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन या फिर कंसेप्चुअल आंसर कहते हैं बच्चों। ठीक है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि चीज़ें क्यों हुई। तो क्यों का जवाब देने के लिए आपको हमेशा अपने दिमाग का यूज करना होगा। चीज़ें क्या हुई, इसके पीछे रीजन क्या था, क्या थी चीज़ें, है ना, और चीज़ें कैसे हुई, इसके पीछे का क्या रीजन था, कैसे हुआ। तो ये क्या है, ये सभी जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये सभी आपके थिंकिंग बेस्ड चीज़ों को जो है शो करता है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग से सवाल पूछे कि व्हाट डू मीन बाय दिस टाइप ऑफ फिनोमिना, व्हाट डू मीन बाय दिस टाइप ऑफ वगैरह वगैरह। इस तरीके से तो जब भी अंडरस्टैंडिंग की बात करे जाए वो कंसेप्चुअल होगी। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए एक्सप्लेन कीजिए, यानी आप लोग इसको विस्तार से बताइए, आप लोग इसके बारे में क्या क्या जानते हो। आप लोग से पूछा जाएगा डिस्क्राइब कीजिए, कि आप उसके बारे में वर्णन कीजिए कि आप लोग उसके बारे में क्या क्या जानते हो। तो ये सभी चीज़ें क्या है बच्चों, ये कंसेप्चुअल बेस जो है चीज़ें शो कर रही हैं। ठीक है, दूसरा हमारा आता है फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये दूसरा फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा, इसमें आपके फैक्ट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चन का नेचर होगा बच्चों ये फैक्चुअल बेस्ड होगा, मतलब आपसे चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, क्या थी, इसके पीछे क्या रीज़न था, ये पूछने के बजाय आपसे पूछा जाएगा कि भाई साहब बताइए कौन कौन सी चीज़ें हैं, है ना, विच टाइप ऑफ, है ना। फिर आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ है, कब हुआ। तो इस तरीके से जब सवाल पूछा जाएगा तो ये आपका कहलाएगा बच्चों फैक्चुअल बेस्ड। ठीक है, फैक्चुअल बेस्ड। अब अगर हम लोग बात करें तो कंसेप्चुअल में क्या होता है, कंसेप्चुअल आपका होता है थिंकिंग बेस्ड, जिसमें आपको अपने विचारों का उपयोग करना पड़ेगा इस सवाल का उत्तर देने के लिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बच्चों। और फैक्चुअल बेस्ड जो होता है वो होता है आपका फैक्ट के आधार पर, मतलब कोई आपके पास तथ्य है तो उस तथ्य के आधार पर आप उसका उस सवाल का उत्तर दे पाओगे। इंफॉर्मेशन बेस्ड, अगर आपके पास उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो आप जानते हो तो वो आप लोग दे पाओगे। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग तो एग्जाम्पल हम लोग आगे समझेंगे कि एग्जाम्पल कैसे होगा। जैसे आप लोग नेचुरल रिसोर्सेज है तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज। तो आपसे पूछा गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज से आप लोग क्या क्या समझते हो। ठीक है, ये आपका सवाल है। ठीक, और दूसरा आपसे सवाल पूछा गया कि बताइए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल
resources, how many types of natural resources based on renewability। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल आपसे पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन, आप समझते क्या हो। तो मैंने बताया ना बच्चों कि जब भी आपसे समझ की बात करी जाएगी आपको अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बोलेंगे। इसमें पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से आप लोग क्या समझते हो, प्राकृतिक संसाधन से आप लोग क्या समझते हो। दूसरा क्वेश्चन वहीं पे पूछा है हाउ मेनी टाइप्स, कितने तरह के होते हैं। इसमें आपको अपने थिंकिंग का यूज नहीं करना है, आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए। कितने तरह के होते हैं, कौन क्या नेचुरल रिसोर्सेज, किसके आधार पे, रिन्यूएबिलिटी के आधार पे। ठीक, तो आपको ये बता देना बस फैक्ट के आधार पे कि रिन्यूएबिलिटी के आधार पे जो प्राकृतिक संसाधन कितने तरह के होते हैं, तो आप लोग बता सकते हो। अब देखिए इसको हम लोग कैटर कैसे करेंगे। तो पहले सवाल का अगर हम लोग जवाब की बात करें, आप लोग बताइए व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है वो आप लोग सोच के बताइए, आप लोग सोचिए अपने आप में, एक सेकंड। तो देखिए बच्चों इसका आंसर आप लोग कैसे दोगे। मैंने क्या बताया था नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, इससे क्या समझते हो, इसको आप लोग कैसे लिखोगे। मटेरियल एंड सबस्टांस दैट अकर इन आवर नेचर एंड आर valuable and are valuable to human। material and substance that occur in nature and are valuable to humans, है ना। तो मटेरियल और सबस्टांस जो प्रकृति में पाए जाते हैं और जो मानव के लिए जो है उपयोगी होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण होते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, material substance that occur in nature and are valuable to humans, it is called natural resources like sunlight, air, water, wood, clothes, etc। ये बच्चों हमारा आंसर होगा, समझ गए बात को। तो हमसे सवाल पूछा ये कि आप बताइए कि नेचुरल रिसोर्सेज समझते क्या हो। तो हमने सोचा अपने बुद्धि का, विवेक का यूज किया कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या मतलब है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब यही है बच्चों कि प्रकृति में पाए जाने वाले वैसे पदार्थ, वैसी चीज जो मानव के लिए उपयोगी हो या मानव के लिए महत्वपूर्ण हो, वैल्यूएबल हो, वही तो प्राकृतिक संसाधन है जिसका मानव यूज करके अपने जो है बेसिक नीड्स को
फुलफिल कर पाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, मटेरियल एंड सब्सटेंस दैट अकर इन नेचर, जो प्रकृति में पाए जाते हैं और जो क्या हो, वैल्यूएबल हो ह्यूमंस के लिए, इट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। इट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सनलाइट, एयर, वाटर, वुड, क्लॉथेस, इटीसी। तो ये सभी क्या है बच्चों, नेचुरल रिसोर्सेज। अगर वहीं पे हम लोग, ये हमारा कंसेप्चुअल बेस्ड हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड। दूसरा हमारा, दूसरा ये बच्चों, ये सवाल पूछ रहा है क्या, देखिए इस सवाल को आंसर, इस सवाल का जवाब देने के लिए बच्चों आपको अपने विवेचनाओं का जो है उपयोग नहीं करना पड़ेगा, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का यूज नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, अगर आपके पास फैक्ट्स हैं, तो आप लोग इसका आंसर देने में जो है कैपेबल हो रहोगे बेटर तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हाउ मेनी टाइप्स, मतलब कितने तरह के हैं, क्या कितने तरह के नेचुरल रिसोर्सेज कितने तरह के हैं, किसके आधार पर, रीन्यूएबिलिटी के आधार पर। तो लिखोगे द टाइप्स ऑफ नेचुरल resources based on renewability are as follow, है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज का जो रिन्यूएबिलिटी के आधार पर टाइप है वो निम्नलिखित प्रकार के हैं। पहला रीन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड दूसरा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, रीन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। मैंने बताया एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। रीन्यूएबल रिसोर्सेज में बच्चों क्या है, एग्जाम्पल आप लोग दे दो, चूंकि इसको आप लोग को डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन के डिमांड को समझना है हमेशा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी, डिफाइन ईच ऑफ देम, इस तरीके से, तब आप इसको डिफाइन भी कर सकते थे, है ना, कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। लेकिन आपको यहाँ पे डिफाइन नहीं करना है, आपको बस एग्जाम्पल देके, अगर आप लोग एग्जाम्पल दे पाओ तो बेटर होगा, और बस इतना ही काफ़ी होगा। तो एग्जाम्पल में हम लोग रिन्यूएबल में लिख सकते हैं, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, ये सभी क्या है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है बच्चों, जैसे सोचो कोल, पेट्रोलियम, वुड, ईटीसी। ठीक है, नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम, वुड, ये सब क्या है आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब अनवीकरणीय संसाधन है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज को कहते हैं जिसका हम लोग पुनः उपयोग ना कर पाए, है ना, रिसाइकल ना कर पाए। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसको कहते हैं जिसका हम लोग पुनः उपयोग ना कर पाए। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कहते हैं जिसका हम लोग पुनः उपयोग कर पाए। ठीक है, समझ गए बात को, तो इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों आप लोग। अब इतना आप लोग समझ गए बच्चों, इतना आप लोग समझ गए कि कंसेप्चुअल कैसा होता है
और फैक्चुअल कैसा होता है मैंने दोनों को आपको लिख करके बता दिया है। और अब आइए आंसर राइटिंग की टिप्स में, कुछ मैं आप लोग को टिप्स देना चाहता हूँ बच्चों। जैसे आप लोग बच्चों, मैं चूंकि इस फील्ड में काफ़ी समय से हूँ, पढ़ने पढ़ाने का ही हमारा जो है काफ़ी समय से जर्नी रहा है, और मैं बेटर तरीके से जानता हूँ बच्चों कि आप लोग क्या क्या मिस्टेक करते हो अपने आंसर राइटिंग के दौरान। बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ जानते तो है, उनके पास इंफॉर्मेशन तो बहुत तरीके का रहता है, लेकिन उसको आप रिप्रेजेंट सही तरीके से नहीं कर पाते हो, जिससे आपका परफॉर्मेंस जो है वो लो हो जाता है बहुत सारी चीज़ों को जानने के बावजूद। तो उसी क्रम में अगर आप चीज़ों को अगर कम भी जानते हो, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन स्किल आपका अच्छा है, लिखने का तरीका अच्छा है, तो एग्जामिनर अगर आप कुछ पॉइंट जो है आप कम भी लिखो तो एग्जामिनर आपको 100% मार्क्स देगा आपके प्रेजेंटेशन स्किल से खुश होकर। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स डज मैटर मोर देन आपके इंफॉर्मेशन गैदर्ड अबाउट योर आंसर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप लोग जो इंफॉर्मेशन आप लोग गैदर करके रखते हो, उससे ज़्यादा मैटर क्या करता है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल मैटर करता है बच्चों। तो देखिए क्या क्या टिप्स हैं। तो आंसर राइटिंग में सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है कि आप लोग क्लीन हैंड राइटिंग का यूज करोगे। आपका जो राइटिंग है वो क्लीन होना चाहिए। फिर उसके बाद प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए बिटवीन टू वर्ड्स। जैसे अगर हम लोग लिख रहे हैं श्याम गोज टू द पार्टी, तो श्याम और गोज हटा दिए, फिर उसके बाद इतना हटा दिए, फिर उसके बाद टू द पार्टी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए हर एक वर्ड के बीच में। जितना आप लोग स्टार्टिंग में दे रहे हो उतना आप लोग एंड में भी दोगे तो बेटर होगा। फिर उसके बाद फॉलो सीक्वेंस एंड प्रॉपर नंबरिंग। आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग सीक्वेंस वे में लिखिए, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कोशिश करना है ये कि आप लोग प्रॉपर नंबरिंग दो। जैसे सेक्शन 1 का सी का क्वेश्चन नंबर 4 है, तब हम ऐसे करके प्रॉपर तरीके से जब देंगे तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आप लोग किस सेक्शन का कौन से नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कहाँ लिखे हो। तो ये बेटर तरीका है चीज़ों को प्रेजेंट करने का। चौथा जो है, आप मार्क्स के जो है पॉइंट्स को आप लोग फॉलो कीजिए। फॉलो मार्क्स विथ पॉइंट्स, मतलब जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर 2 मार्कर का कोई क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट लिखिए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है और उससे कम भी लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, इतना लिखिए कि उसकी डिमांड जो है फुलफिल हो जाए। और उसके बाद आप लोग ये कर सकते हो कि आप लोग प्रॉपर तरीके से जो है, जैसे 5 मार्कर का है तो 5 पॉइंट, 2 मार्कर का है तो 2 पॉइंट, उतना आप लोग लिख सकते हो। 5 मार्कर का है तो 5 से 6 पॉइंट, पैराग्राफ में लिख रहे हो तो 5 से 6 लाइन, 7 लाइन काफ़ी है। अगर 2 पॉइंट में वैसे ही 2 मार्कर में 2 पॉइंट लिख रहे हो या फिर 2-4 लाइन लिख रहे हो तो उतना काफ़ी। फिर चेंज पैराग्राफ, हमेशा जो है पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। ऐसे नहीं कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ खत्म किए डायरेक्ट। आप लोग प्रॉपर तरीके से कॉमा का यूज़ कीजिए, है ना। आंसर लिखिए तो ये लाइन जाइए, तो यहाँ पे फुल स्टॉप दीजिए, कॉमा दीजिए, फिर उसके बाद अगर आप डिटेल बता रहे हो तो फिर डिटेल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके लिखिए, बुलेट पॉइंट में लिखिए। उसके बाद आप लोग फिर पैराग्राफ चेंज करके जो है कंक्लूजन लिखिए। इस तरीके से जब आप प्रेजेंट करोगे तो चीज़ें बेटर तरीके से दिखेंगी और एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ जो है आंसर राइटिंग के जो है आपके टिप्स हैं कि भाई साहब आप उसको अपने आंसर में यूज़ करके आप लोग बेटर जो है परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आप लोग हाईलाइट कर सकते हो इम्पोर्टेंट वर्ड को, हाईलाइट या अंडरलाइन इम्पोर्टेंट वर्ड्स, या फिर सेंटेंस। ठीक है, मतलब अगर कोई इंपॉर्टेंट सेंटेंस है या कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है या फिर इंपॉर्टेंट कोटेशन है, कोई आप कोटेशन कोट कर रहे हो,
आप उसको हाईलाइट कीजिए। हाईलाइट कैसे करना है, कलर से नहीं, हाईलाइट करना है अंडरलाइन करके। या फिर दूसरा तरीका है, आप लोग अगर ब्लू से लिख रहे हो तो ब्लैक से लिखिए, और ब्लैक से लिख रहे हो तो ब्लू से उसको लिख दीजिए। या फिर पेन चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, एक ही कलर से लिखना है, एक ही पेन से लिखना है, तो उसमें आप लोग उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन करने में कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या फिर आप लोग कोई कोटेशन लिख रहे हो तो कोटेशन मार्क का आप लोग यूज कर सकते हो बच्चों, इस तरीके से। ठीक, आप लोग समझ गए। तो ये कुछ बेसिक बेसिक जो है पॉइंट है, जो आप लोग को हमेशा एग्जाम में या फिर क्वेश्चन आंसर को प्रेजेंट करते के टाइम आप लोग को ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बच्चों आपके कुछ क्वेश्चन पे। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिसका आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने आपको क्वेश्चन लिख करके दिखाया है, आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चन है जिसका आप लोग प्रैक्टिस कर करके आप लोग इस चैप्टर को समझ सकते हो कि ये चैप्टर जो है पूरे तरीके से फुल फ्लेश तरीके से ये खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन लिखिए। कॉपी पेन आप लोग अगर निकालना चाहे तो निकाल के लिख लीजिए। डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेस, गिव टू एग्जाम्पल। अब देखिए बच्चों, होगा क्या कि जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, ये जो भी आपके सामने क्वेश्चन साझा करी जाएगी, मैंने अभी तक जितनी भी क्लासेस ली हैं, जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, उन सभी के अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप नोट्स बनाए हो, अगर नहीं बनाए हो तो बना लीजिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से कहा है, ये जो क्लास आपका रहने वाला है, कोई ऐसा क्लास नहीं रहने वाला है कि मैं आपके सामने वैसा कोई आपके सामने कोई नोट्स लेके आऊँगा, पीडीएफ लेके आऊँगा और आपको बोलूँगा बच्चों कि इसको आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाएगा, आप लोग बाद में लिख लेना। वैसा पढ़ाई जो है मैं भी जानता हूँ बच्चों, वो आप लोग बाद का चीज़ बाद में ही रह जाता है। तो मैं चाहता हूँ जिस तरीके से आप प्रॉपर ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाई करते हो, अपने आसपास पढ़ते होगे, तो वैसे ही इस क्लास को भी आप लोग देखो। आप लोग हमेशा पढ़िए हमारे क्लास के साथ में, जब भी जुड़िए तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए। आप लोग जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ तो आप लोग लिखिए। और जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक लिखवाई है आप लोग के सामने, आप लोग के साथ में, तो उन्हीं सारी चीज़ों में से ही ये सभी सवाल के जवाब मिल जाएंगे। ये मेरी गारंटी है बच्चों। तो आप लोग सवाल देखिए और इसको घर से आप लोग करके लाइएगा। मुझे उम्मीद है पूरा कि आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, differentiate between renewable and non renewable with one examples each। ठीक, तीसरा सवाल, नेम द three categories of natural resources based on their
use based on their use. Give one examples for each category. For each category. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। Why are natural resources? Why are natural resources unevenly distributed across the world? Across the world. Give one examples from India. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। What is meant by conservation of natural resources? Write any two ways to conserve them. ये आपके 5 सवाल हो गए शॉर्ट टाइप वाले में, और आप लोग इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो इसको। और दूसरा है, कुछ क्वेश्चन लॉन्ग टाइप आंसर लिख लो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, explain the condition required for something to become a resources. A resource. Why do these conditions matter? Give suitable example. Question number 2. What are the main problem caused by over exploitation of natural
resources suggest any key measures for their conservation। ठीक है बच्चों, ये दो सवाल आप लोग स्क्रीन शॉट करके इसको लिख सकते हो, ठीक है, या पॉज करके लिख सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन मैंने क्या क्या बताया, मैं डिमांड को समझा देता हूँ। डिफाइन नेचुरल रिसोर्सेज, गिव टू एग्जांपल। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, उसके दो एग्जांपल बताइए। डिफरेंशिएट बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल के और नॉन रिन्यूएबल के बीच में आपको डिफरेंशिएट डिफरेंस को लिखना है और उसके एक एक एग्जांपल देने हैं। नेम द थ्री कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तीन कैटेगरी जो है नेचुरल रिसोर्सेज का मैंने बताया था बच्चों आप लोग को, कौन कौन सा आप लोग याद करो। तीन कैटेगरी, इसेंशियल फॉर लाइफ, इसेंशियल फॉर मटेरियल, इसेंशियल फॉर एनर्जी, उसको बताना है। बेस्ड ऑन देयर यूज, क्या क्या यूज है मैंने ये भी बताया था, और एग्जाम्पल ईच कैटेगरी, एग्जाम्पल देना है। वाई आर नेचुरल रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड, क्यों जो है नेचुरल रिसोर्सेज अनइवन तरीके से है पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट है। गिव वन एग्जांपल फ्रॉम इंडिया, और इंडिया का एक एग्जांपल मैंने बताया था आपको, उससे रिलेटेड ये चीज बताना है। व्हाट इज मेंट बाय कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के संरक्षण से आप लोग क्या समझते हो, क्यों उसको जो है संरक्षित करना या बचाना क्यों जरूरी है, और उसके दो वेज को लिखिए, राइट एनी टू वेज टू कंजर्व देम, दो उपायों को लिखिए जिससे आप लोग नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सको। लॉन्ग आंसर में एक्सप्लेन द थ्री कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर समथिंग टू बिकम ए रिसोर्स, तीन कंडीशन को लिखना है। मैंने कंडीशन बताया टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल और इकोनॉमिकली फीजिबल, तो ये तीन रिसोर्सेज को लिखना है कंडीशन को लिखना है। व्हाई डू दिस कंडीशन मैटर, ये जो कंडीशन क्यों मैटर करते हैं, क्या इसका उपयोगिता है, और उसके साथ साथ उसके एग्जाम्पल को आप लोग लिखिएगा। व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो है मेन प्रॉब्लम क्या होता है अगर हम किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करें, ओवर एक्सप्लॉयट करें, तो क्या उससे प्रॉब्लम निकल के आता है। सजेस्ट एनी थ्री मेजर फॉर देयर कंजर्वेशन, और उसके तीन मेजर्स को आपको लिखना है ताकि हम लोग उसको कंजर्व कर पाए, ठीक है, इससे बचाने के लिए तीन मेजर्स को आपको लिखना है। बहुत इजी सवाल है बच्चों, एकदम उम्मीद है कि आप लोग पूरे तरीके से जो है चीज़ों को आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो ये बच्चों क्लास हमारा रहा। आप लोग डिफरेंस को अगर लिखिएगा तो डिफरेंस हमेशा इस तरीके से आपको लिखना है बच्चों, यहाँ पे आप लोग रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल लिखिएगा, और नॉन रिन्यूएबल और इस तरीके से नंबर वन, नंबर टू इस तरीके से आपको दे के आंसर लिखना है। डिफरेंस इसी तरीके से हमेशा लिखाता है बच्चों। तो बच्चों ठीक है, उम्मीद है आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे बेटर तरीके से। ये जो अब हम कह सकते हैं कि अब हमारा चैप्टर 1 जो है पूरे तरीके से कंप्लीट फुल फ्लेजेड वे में जो है पूरा हो चुका है। मैंने आपको आंसर फ्रेमिंग का तरीका बताया, आंसर टिप्स बताया, कैसे लिखा जाता है, कैसे बेटर स्ट्रक्चर आंसर को हम लोग कर सकते हैं, मार्कर वाइज जो है, मार्क्स वाइज जो है मैंने आपके पॉइंट्स बताया, हर एक चीज़ों को मैंने आपके सामने डिस्कस किया है बच्चों, ताकि आप बेटर एक आंसर लिख सको। इतने आंसर आप लोग लिख लोगे, क्योंकि आप लोग को मैंने जो भी पढ़ाया है उसी के अंदर से है चीज़ें। अगर उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है आप लोग कमेंट में लिख करके बता सकते हो, मैं उसको जो है आपके सामने बना करके प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा बच्चों, बिल्कुल मैं करूंगा ही करूंगा, बस आपकी क्वेरी आनी चाहिए। उम्मीद है आप लोग ये पूरा क्लास जो है समझ चुके होंगे बेटर तरीके से, आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा बच्चों, और इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। जाते आते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमें जो है, मैं हमेशा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग हमारे साथ जो है जुड़ रहे हैं। आप अगर हमारा तरीका आपको बहुत पसंद आ रहा हो, है ना, तो आप लोग हमें सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों, और सपोर्ट से क्या होगा, हमें एक छोटी सी मोटिवेशन मिलेगी, जिससे हम लोग फर्दर आपके फ्यूचर में भी बहुत सारी चीज़ों को प्लान कर रहे हैं तो आपके सामने ला पाएंगे, है ना। तो आप लोग हमारे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड फैमिली और रिलेटिव के साथ साझा कर सकते हो, शेयर कर सकते हो बच्चों, ताकि उनको भी पता चले कि भाई साहब यहाँ पे ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने की काम करी जा रही है।
बच्चों, जिससे आपको भी फ़ायदा हो और दूसरे अन्य बच्चों को भी ये फ़ायदा हो। ठीक है, और हमें एक छोटी सी मोटिवेशन मिल पाए बच्चों। तो चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर 2 हमारा होने वाला है। हमारा चैप्टर 2 आपके क्लास 8 एनसीईआरटी का सोशल साइंस का चैप्टर 2 क्या होगा वो आप लोग पढ़ के आइएगा। और कोशिश कीजिए, मेरा तरीका यही है बच्चों, मैंने पैरेलल तरीके से आपको पढ़ाया हर एक चीज़, फिर वर्टिकली हमने हर एक चीज़ को कवर किया है। आप लोग को हमारा तरीका पता होगा। और फिर कोशिश कीजिए कि ये चैप्टर खत्म हो चुका है तो आप एनसीईआरटी चैप्टर 1 को रीडिंग कीजिए, रीडिंग डालिए, है ना, जिससे आपको इवैल्यूएशन करने का मौका मिलेगा कि हम लोग क्या क्या पढ़े, क्या क्या सीखे। और अपने रीडिंग के साथ साथ जब इसको आप कनेक्ट करोगे तो एक बेटर अप्रोच, एक वाइड अप्रोच मिलेगा, जिससे आपके नॉलेज में चार चांद लग जाएंगे बच्चों। तो मेरे इस तरीके को आप लोग को फॉलो कीजिए। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप मेरे इस तरीके को फॉलो करते हैं और इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपको ओवर स्मार्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों। आप अपने ग्रुप के बीच जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन करके उभरो, ये मेरी गारंटी है बच्चों। और चैप्टर 2 को पढ़ने से पहले आप उसको रीडिंग कीजिए। जब मैं पढ़ा दूंगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ, तो एक बार दोबारा उसको रीडिंग कर लीजिए, फिर देखिए कि आपका नॉलेज का जो स्तर है वो कहाँ पहुँचता है। तो ठीक है बच्चों, हमारा साथ जो है आज के लिए यहीं तक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच, आप सभी का इतना प्यार और इतना जो है सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।